नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे संविधान में ही एक ऐसा हिस्सा है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए एक गाइड की तरह काम करता है? आज हम इसी की बात करेंगे। हम संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझेंगे और देखेंगे कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप कैसे बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा संविधान महिलाओं के सशक्तिकरण की गारंटी देता कैसे है। चलिए इस सफर में साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संविधान और महिला अधिकारों के बीच का कनेक्शन समझेंगे। फिर आर्थिक बराबरी की नींव, काम की जगह पर स्वास्थ्य और सम्मान के अधिकार और एक समान नागरिक संहिता जैसे काफी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। और आखिर में इन सबको जोड़कर सशक्तिकरण का पूरा संवैधानिक रास्ता देखेंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा संविधान के पार्ट 4 पर, जिसमें आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको ऐसे समझिए कि ये सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइंस हैं, ताकि एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाया जा सके। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 39 से, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आर्थिक बुनियाद रखता है। ये आर्थिक न्याय के 3 बहुत ही शक्तिशाली स्तंभों पर खड़ा है। तो पहला स्तंभ है अनुच्छेद 39A, और ये बिल्कुल बेसिक है। ये कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करे कि सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सही साधन मिले। आर्थिक आज़ादी की तरफ ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 39D का एक सच में क्रांतिकारी सिद्धांत, समान काम के लिए समान वेतन। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये साफ साफ कहता है कि अगर काम एक जैसा है तो सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए। ये वर्कप्लेस पर होने वाले आर्थिक भेदभाव को खत्म करने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। और तीसरा स्तंभ अनुच्छेद 39E काम करने वालों की सेहत और ताकत की सुरक्षा की बात करता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी, खासकर महिलाओं को, पैसे की तंगी की वजह से ऐसा कोई काम ना करना पड़े जो उनकी उम्र या ताकत के लिए ठीक ना हो। अब आर्थिक अधिकारों से आगे बढ़कर देखते हैं कि संविधान काम की जगह पर सेहत और सम्मान को कैसे सुनिश्चित करता है। और यहीं पर अनुच्छेद 42 बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अनुच्छेद 42 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये काम करने वाली महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। इसका मकसद है काम करने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां सम्मान और सुरक्षा दोनों हों। और इसका सबसे अहम हिस्सा ये है, ये अनुच्छेद खास तौर पर राज्य को कहता है कि वो मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसव के दौरान जरूरी सुविधाएं और राहत देने के लिए प्रावधान बनाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो महिलाओं की सेहत और उनके काम करने के अधिकार दोनों की रक्षा करता है। चलिए अब जरा संविधान के एक और दूरदर्शी पहलू पर नजर डालते हैं जो अनुच्छेद 44 में मिलता है, और वो है एक समान नागरिक संहिता। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा विचार है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, गोद लेना और विरासत के लिए एक ही तरह के कानून हों। अब इस निर्देश के पीछे जो संवैधानिक लक्ष्य हैं वे काफी दिलचस्प हैं। इसका मकसद है देश में एकता को बढ़ावा देना, जो अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं उन्हें सरल बनाना, और सबसे जरूरी लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करना। मतलब ये पक्का करना कि सभी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, बराबर के अधिकार मिले। तो चलिए 1 मिनट रुककर इस पूरे सफर को देखते हैं कि कैसे संविधान हमें बुनियादी आर्थिक अधिकारों से लेकर सामाजिक सुधार की एक बड़ी सोच तक ले जाता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से उस रास्ते को दिखाती है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। देखिए, ये सफर अनुच्छेद 39 के साथ आर्थिक आज़ादी से शुरू होता है, फिर अनुच्छेद 42 के साथ काम की जगह पर सम्मान की तरफ बढ़ता है, और आखिर में अनुच्छेद 44 के जरिए समान नागरिक अधिकारों के बड़े लक्ष्य तक पहुंचता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो संवैधानिक निर्देश हैं, ये आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, और इस शानदार सोच को हर महिला के लिए एक जीती जागती हकीकत बनाने के लिए अभी और कितना सफर तय करना बाकी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।